हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हमने उपयोगिता विश्लेषण के बारे में पूर्व में भी अध्ययन किया है, जिसमें उपयोगिता किसे कहा जाता है, सीमांत उपयोगिता किसे कहा जाता है, कुल उपयोगिता किसे कहा जाता है, उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है। इन सभी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि समसीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है और समसीमांत उपयोगिता नियम के माध्यम से मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो हमने टॉपिक लिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व, मांग वक्र का निर्धारण। तो इस वीडियो में हम दो प्रकार से मांग वक्र का निर्धारण समझेंगे। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि अगर उपयोगिता ह्रास नियम है तब मांग वक्र का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं उपयोगिता ह्रास नियम की स्थिति में मांग वक्र का निरूपण। देखिए, स्टार्टिंग में देखते हैं। मान लीजिए पहली स्थिति ये है, ये हम डिमांड कर्व है, प्राइस P1 है, कीमत P1 है, उस पर मांगी जाने वाली मात्रा X1 है। और जैसा कि हमें पता है कि हमेशा P बराबर होता है M मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1, P2 बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2। यानी उपभोक्ता का संतुलन जहां होगा, उपभोक्ता का संतुलन उस स्थान पर होगा जहां किसी वस्तु की कीमत और उसकी सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर होगी। तो हम देखते हैं इसकी सीमांत उपयोगिता की बात करते हैं। तो ये हमें ए पार्ट है, इस चित्र का ए पार्ट में मैंने मांग वक्र लिया, बी पार्ट में मैंने सीमांत उपयोगिता देखी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो फर्स्ट स्थिति में देखिए, जब कीमत P1 है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 है और उपभोक्ता X वस्तु की X1 मात्रा खरीदता है। अब यदि किसी स्थिति में X वस्तु की कीमत घटकर P2 हो जाती है, P1 से घटकर P2 हो जाती है, तो जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है, तो अगर कीमत P2 हो जाएगी तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन P2। वस्तु की कीमत कम होगी पर उस कीमत की तुलना में X वस्तु की सीमांत उपयोगिता अधिक है। तो उपभोक्ता क्या करेगा? जब उपभोक्ता X वस्तु की कीमत कम हुई है और ये OP1 से OP0 हो गई है, तो उपभोक्ता X वस्तु की पहले से मात्रा क्या खरीदेगा? ज्यादा खरीदेगा। अब जब वह मात्रा ज्यादा खरीदेगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि जब वह उस वस्तु की मात्रा ज्यादा लेगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार क्या होता है कि जब उपभोक्ता जो है किसी वस्तु की मात्रा ज्यादा लेता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो यहां नई स्थिति में देखेंगे कि जब X वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उपभोक्ता के द्वारा X वस्तु पहले की तुलना में X1 की तुलना में X2 ली जाती है, तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी घटकर MU2 हो जाती है। और नए संतुलन में पहले कीमत P1 बराबर थी MU1, अभी कीमत P2 बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2। अर्थात X वस्तु की कीमत जब OP1 से OP2 घट जाती है, ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता का संतुलन है, सीमांत उपयोगिता और कीमत के बीच में जो संतुलन है, वो संतुलन भंग हो जाता है और उपभोक्ता को लगता है कि वस्तु से मुझे सीमांत उपयोगिता ज्यादा मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु की मात्रा को OX1 से बढ़ाकर OX2 कर देता है। यानी वह उस वस्तु की मात्रा तब तक बढ़ाता चला जाएगा जब तक कि P2 बराबर नहीं हो जाती MU2 के। क्योंकि पहली स्थिति में क्या था, वस्तु की सीमांत उपयोगिता ज्यादा थी, कीमत उसको कम लग रही थी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन P2। तो उपभोक्ता क्या करेगा? X वस्तु की मात्रा तब तक ज्यादा खरीदता रहेगा जब तक कि P2 बराबर M2 नहीं हो जाए। और तो पहले जो संतुलन था A बिंदु पर था, नया संतुलन हो जाता है B बिंदु पर। और ये मांग ये बताती है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उपभोक्ता के द्वारा उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है
वो ये स्पष्ट करता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा खरीदता है और अधिक मात्रा खरीदने की वजह से उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता गिरती हुई होती है। तो इस प्रकार से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के माध्यम से हम मांग वक्र का निरूपण कर सकते हैं। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि पहले वस्तु की सीमांत उपयोगिता mu1 थी। जब वस्तु की वह x1 मात्रा खरीदता था, कीमत P1 है। जब x वस्तु की कीमत घटती है तो या उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु की मात्रा अधिक तक खरीदी जाती है, जबकि कीमत घटती है तो उसकी नई परिस्थिति में सीमांत उपयोगिता भी गिर जाती है और पहले जो उपभोक्ता का संतुलन होता है वो संतुलन होता है P1 बराबर mu1 पर और दूसरी परिस्थिति में संतुलन होता है P2 बराबर m2 पर। और ये जो मांग वक्र होता है उपभोक्ता वो ऋणात्मक ढाल युक्त होता है, अर्थात वह जब कीमत अधिक होती है तो उसके द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा कम होती है और जब x वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ती है। दूसरी स्थिति है, यह हमने उपयोगिता ह्रास नियम की स्थिति में मांग वक्र किस प्रकार से निरूपित होता है उसकी बात करी। अब जब सम सीमांत उपयोगिता नियम लागू होता है तब मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से होगा। सम सीमांत उपयोगिता नियम की स्थिति में मांग वक्र का निरूपण। देखिए यहां दो स्थिति है। सम सीमांत उपयोगिता नियम हमने पहले पढ़ा था कि उपभोक्ता के पास ऐसी वस्तु हो जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में बांट सकता है, तो वह विभिन्न प्रयोगों में उस वस्तु को इस प्रकार से बांटेगा कि सभी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं क्या हो, बराबर हो। ये नियम हमने देखा था। तो इसकी mu1 बराबर था mu2 बराबर था mu3 बराबर mun। इसकी आधुनिक व्याख्या हमने पढ़ी थी mu1 बटे P1 बराबर होना चाहिए, mu2 बटे P2 बराबर होना चाहिए, mu3 अपॉन P3, mun अपॉन Pn। और थर्ड हमने ये देखा था I बराबर होना चाहिए Px गुणा x प्लस P1 गुणा x1, P2 गुणा x2, P3 गुणा x3 डैश डैश Pn गुणा xn। ये आधुनिक व्याख्या थी। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम की स्थिति में क्या है कि सभी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर। अब स्थिति में अगर सम सीमांत उपयोगिता नियम है उसमें मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके हम दो प्रकार से लेते हैं। पहला हम ये लेते हैं जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम स्थिर मान लें। स्थिर माना जाए, जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना जाए तो मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से होगा, इसको हम देखते हैं। तो पहली स्थिति देखिए, जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है तब वो मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से होगा। तो यहां देखिए, पहले सपोज कीजिए ये है पहला संतुलन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स, और ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, इसको हमने लेमडा से शो किया। तो इस स्थिति में एक्स वस्तु की x1 मात्रा कंज्यूमर के द्वारा खरीदी जाती है और सपोज कीजिए प्राइस P1 है, तो प्राइस P1 है तो संतुलन इस जगह संतुलन है। अब मान लीजिए x वस्तु की कीमत घटती है, x वस्तु की कीमत घटती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, इसको 1 मान लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 इज ग्रेटर देन प्राइस 2। मान लीजिए कीमत घटकर P2 हो गई, कीमत घटकर क्या होगी, P2 होगी। तो ऐसी स्थिति में ये संतुलन, जो मार्जिनल यूटिलिटी वाला संतुलन है वो भंग हो जाता है और नया जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो बन जाता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 डिवाइडेड बाय P2। चूंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, x वस्तु की कीमत घटती है, x वस्तु की कीमत घटने से उपभोक्ता x वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है और वो अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब वो अधिक मात्रा खरीदता है तो x वस्तु की सीमांत उपयोगिता घटती है। तो नया संतुलन mx2 बटे P2 हो जाता है और जो पहले की तुलना में मात्रा वह x1 की जगह क्या लेता है, x2 लेता है। तो
X2 जब मात्रा खरीदता है तो पहला संतुलन उपभोक्ता का A बिंदु पर होता है और दूसरा संतुलन B बिंदु पर होता है, और इनको हम मिलाएं तो ये जो वक्र बनेगा इसको हम बोलेंगे डिमांड वक्र। इसको वापस समझिए। प्रारंभिक स्थिति में जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात होता है MUX1 बटे PX1, और उपभोक्ता A डैश बिंदु पर संतुलन में होता है जहां X वस्तु की वह X1 मात्रा खरीदता है और कीमत P1 होती है। जब X वस्तु की कीमत घट जाती है और घट जाने के कारण उपभोक्ता उसकी मात्रा अधिक खरीदता है, अधिक खरीदने की वजह से जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने की वजह से उपभोक्ता की जो सीमांत उपयोगिता है वो घट जाती है, और जो ये वक्र है वो वक्र इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है और नया संतुलन B बिंदु पर होता है जहां उपभोक्ता X वस्तु की X2 मात्रा खरीदता है, कीमत P2 हो जाती है और कीमत P2 हो जाती है। तो पहला संतुलन A बिंदु और दूसरा संतुलन B बिंदु पर है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को डिमांड वक्र की संज्ञा दी जाती है। तो ये हमने तब माना जबकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। जब X वस्तु की कीमत घटती है तो जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात है वो संतुलन में नहीं रहता है, और उपभोक्ता उसको संतुलन में लाने के लिए X वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है, और वो तब तक खरीदता रहता है जब तक कि सीमांत उपयोगिता और घटी हुई कीमत बराबर नहीं हो जाए। अर्थात जैसे ही X वस्तु की कीमत कम होती है उपभोक्ता उसकी मात्रा अधिक खरीदता है, और अधिक खरीदने के साथ उसकी सीमांत उपयोगिता जैसे जैसे उसके पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता चला जाता है, सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, तो वह उस सीमा तक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदना जारी रखेगा जब तक कि उस वस्तु की कीमत और सीमांत उपयोगिता का अनुपात बराबर नहीं हो जाए। अर्थात जो पहली परिस्थिति है उसमें कीमत P1 बराबर होती है MU1 के, और जब सेकेंड परिस्थिति होती है वहां P2 कीमत बराबर होती है MU2 के। दूसरी चीज जब हमने ये मानी कि जब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो भी परिवर्तनशील हो, यानी जैसे ही कीमत में परिवर्तन होता है उसके साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को परिवर्तनशील माना जाए, यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी परिवर्तनशील हो, तब स्थिति क्या होगी इसको हम इसमें डिस्कस करते हैं। तब मांग वक्र किस प्रकार से बनाया जाएगा, तो वैसे ही है जैसा पहले हमने किया, पर खरीदी जाने वाली मात्रा में थोड़ा सा अंतर आएगा। मान लीजिए देखिए पहले मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये कर्व है लैम्डा से शो किया गया, और इस समय है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे प्राइस ऑफ X1 हमने लिया है। इस समय उपभोक्ता के द्वारा X1 वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है और प्राइस है P1, और संतुलन जो बिंदु होता है वो होता है A। अब अगर X वस्तु की कीमत घटती है, पहला संतुलन है या A डैश पर संतुलन है, X मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X बटे प्राइस ऑफ X ये दे रखा है, या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो लैम्डा से शो कर रखी है। अब मान लीजिए X वस्तु की कीमत गिरती है तो ये संतुलन भंग होगा। अगर प्राइस ऑफ P1 से घटकर P2 हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 इज ग्रेटर देन P2 क्या होगा, क्योंकि जब X वस्तु की कीमत घट जाती है तो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात डिस्टर्ब हो जाता है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, X वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा और तब तक खरीदता रहेगा जबकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X आइटम इक्वल नहीं हो जाए P2 कीमत के। तो हमने इसको देखिए शिफ्ट किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 डिवाइडेड बाय P2। अब देखिए सेकेंड परिस्थिति में मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, देखिए अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है तो उपभोक्ता X वस्तु की X2 मात्रा खरीदेगा, X1 की जगह क्या खरीदेगा, X2 मात्रा खरीदेगा, किस पर, P2 कीमत पर। और चूंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं रहती है और जैसे ही X वस्तु सस्ती होती है मुद्रा की मान लीजिए सीमांत उपयोगिता भी घटकर लैम्डा डैश हो जाती है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी घट जाती है। जैसे जैसे मनी की मात्रा बढ़ रही है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी घटती है, तो नई परिस्थिति में कंज्यूमर क्या करेगा, X वस्तु को अनुपात को बराबर करने के लिए, यहां अनुपात बराबर नहीं हो रहा है तो यहां अनुपात को बराबर करने के लिए X वस्तु की X3 मात्रा खरीदेगा, न कि
X2, तो P2 कीमत पर ये X3 मात्रा खरीदेगा। यानी तो जो डिमांड कर्व होगा वो A और B को मिलाने वाली रेखा होगी, ये इसका डिमांड कर्व होगा। और मात्रा X1 की जगह X2 नहीं लेकर कितनी लेगा, X3 लेगा, क्योंकि कुछ तो कीमत कम होने की वजह से और दूसरा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरने की वजह से। दो कारण से यहाँ जो विचलन है वो X1 से X3 होगा, उसमें ये विचलन तो होगा X वस्तु की कीमत में कमी होने की वजह से X1 X2 मात्रा अधिक खरीद रहा है, और दूसरा X2 से X3 मात्रा वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता गिरने की वजह से खरीद रहा है। तो यहां हमने ये देखा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की स्थिति में मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। दूसरी चीज में हमने ये देखा कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की स्थिति है, तो उसमें अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती तो मांग वक्र इस प्रकार का बनता। यहां से हम इसको यहां जोड़ते हैं और ये मांग वक्र इस प्रकार का होता। थोड़ा जो लोच है इसमें कम होती, पर अगर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता परिवर्तनशील है और X वस्तु की कीमत घटने के साथ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता भी घट जाती है, तो नई परिस्थिति में X वस्तु की मात्रा X1 से X2 नहीं बढ़ाकर X3 तक बढ़ाएगा, तो जो डिमांड वक्र बनेगा वो जो सामान्य रूप से जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर मानते हैं, उस समय जो डिमांड वक्र बनता है उसकी तुलना में अधिक लोचदार होगा। मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की स्थिति में मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है और सम सीमांत उपयोगिता नियम की स्थिति में मांग वक्र का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है।